हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि बोरोइंग कॉस्ट। जी हाँ बच्चों, देखिए बोरोइंग कॉस्ट में है क्या। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब ये कि आप जब कोई लोन ले रहे हैं, कोई फाइनेंस ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप क्या पे ऑफ करते हैं। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। हम बैंक से लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, या हम डिबेंचर इशू करते हैं तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या सिर्फ इंटरेस्ट ही बोरोइंग कॉस्ट है? सर द आंसर इज नो। बोरोइंग कॉस्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। तो बेटा ये आपको ये बताएगा कि आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें से कितना पार्ट आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब आपको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना है, और कितना पार्ट आपको एक्सपेंस मान के पीएनएल अकाउंट के अंदर डालना है। देखिए वैसे तो हमारा जो AS 10 है पीपी, उसमें ऑलरेडी हम लोग इन चीजों की बातें कर चुके हैं कि भाई अगर हमारी जो एसेट्स है उसको बनने में टाइम लगता है तो तब तक का इंटरेस्ट, जब तक हमारा एसेट्स रेडी टू यूज नहीं हो जाता, दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज, यानी कि वहां तक का इंटरेस्ट आप एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे आपका एसेट्स रेडी टू यूज होगा उसके बाद का एक्सपेंस आप लोग पीएनएल में डालने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा AS। देखिए बेटा सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ये जो AS है ना, ये AS के अंदर बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है और ये किस तरीके से ट्रीटमेंट बताता है। देखो बच्चों, so borrowing costs are interest and other costs incurred by enterprises connection with the borrowing of fund। तो फंड को बोरो करने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। देखिए इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है सर, है ना। चलिए बच्चों, तो बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड, बोरोइंग कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग। इंटरेस्ट आप जानते हैं, तो बड़ा कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक तो होता है लोन का सैंक्शन होना, फिर एक होता है आपका लोन का डिसबर्समेंट होना। फॉर एग्जांपल मैंने लोन की फाइल लगाई बैंक पे, बैंक ने कहा ठीक है सर हम आपका लोन सैंक्शन करते हैं। मैंने कहा ठीक है रुको 2 महीने बाद लूंगा। मैं सैंक्शन कर दिया ना तुमने, तो मैं आप 2 महीने में कभी भी आपसे ले सकता हूँ। तो आप समझिए बैंक को मैंने कहा कि आपने सैंक्शन कर दिया, मैं 2 महीने में कभी भी आपसे ले लूंगा, तो बेचारा बैंक जो है उसने तो मेरे लिए पैसे रख दिए ना। अब मैं जब भी ले लूंगा तो बैंक इसके, और या बाद में मैंने मना कर दिया कि मुझे तो लोन नहीं चाहिए, तो फिर बैंक तो पागल बन गया। इसलिए बैंक पता है क्या चार्ज करता है? कमिटमेंट चार्जेस, यानी कि लोन सैंक्शन होना और लोन का डिसबर्समेंट, यानी कि आपने लोन जो है वो ले लिया, अगर इस बीच में जो भी आपका टाइम पीरियड रहता है, दोनों की डेट अलग अलग है, तो बैंक आपसे चार्ज करता है कमिटमेंट चार्जेस। वो इसलिए कि बाद में अगर आप बदल जाएं, लोन नहीं लें, है ना, उस केस में। या इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनयूज क्रेडिट के लिए, है ना, जो आपको क्रेडिट दी गई है, आपको लोन दिया गया है पर आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में जो बैंक चार्जेस लगाता है दैट इज कमिटमेंट चार्जेस on borrowing and other short term and long term borrowing, other short term and long term borrowing। चलिए फिर आगे पॉइंट नंबर B मेरे पास है अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटेड टू बोरोइंग। देखिए अगर आपने डिबेंचर वगैरह हैं वो अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, या देखा जाए तो देखिए ये जो डिस्काउंट होता है इसको आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में क्या करना पड़ता है? अमोर्टाइज करना पड़ता है ना। अब आप देखिए जो डिस्काउंट है वो डायरेक्ट पे नहीं होता है, लेकिन अगर आप 100 का डिबेंचर 95 में इशू कर रहे हैं तो 5 रुपीज ही बोरोइंग कॉस्ट तो है आपके लिए। तो ध्यान रखिए डिस्काउंट और इशू भी इसी कैटेगरी में आता है। देन नंबर C अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। एंसिलरी कॉस्ट का बेटा मतलब जो रिलेटेड कॉस्ट होती है। जैसे आप समझिए कि आपको लोन लेना है, आप बैंक गए, बैंक ने कहा भैया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा के लाओ। अब सीए के पास गए, सीए से ऑडिट कराया, ऑडिट के चार्जेस लगे, ठीक है, या बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी वगैरह का सर्वे वगैरह करता है, इस तरह के जो चार्जेस लगते हैं ना, तो जो रिलेटेड कॉस्ट होती है लोन से उसको हम बोलते हैं एंसिलरी कॉस्ट। इनकर्ड इन कनेक्शन विद अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग। तो बोरोइंग को अरेंजमेंट करने के लिए जो खर्चा आपने किया है उसको बोलते हैं एंसिलरी कॉस्ट। चलिए पॉइंट नंबर D मेरे पास, अब देखिए पॉइंट नंबर D में क्या है, इसमें मेरे पास है फाइनेंस चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर
अंडर फिनांस लीज और अंडर सिमिलर अरेंजमेंट, यानी कि आपने फाइनेंस लीज, आपने हायर परचेस पढ़ा है, वो फाइनेंस लीज का एग्जांपल होता है, और अंडर सिमिलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने फाइनेंस लीज या दूसरे किसी एग्रीमेंट में एसेट्स खरीदे हैं तो उनके रेस्पेक्ट में लगने वाले फाइनेंस चार्जेस। चलिए अगला है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दे आर रिलेटेड विद एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट कोड। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा बच्चों, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखिए कई बार क्या होता है, जब आपको कोई एसेट्स है, वो एसेट्स लेनी है, उसके लिए अगर आप बोरोइंग फॉरेन से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही। प्लस साथ में क्या होता है ना, एक्सचेंज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था $1 इक्वल टू 70 था, जब आप रीपेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, तो $1 इक्वल टू 75 हो गया, ये तो मेरे को घाटा हो जाएगा और भी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो हम इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अभी अगला इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दैट इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और imputed cost of owner's equity including preference share capital not classified as liability। तो ध्यान रखें, imputed cost यानी कि खुद के रिसोर्स की जो कॉस्ट होती है उस पर बोरिंग कॉस्ट आपका नहीं लगता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है ना, तो वहां ये नहीं लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि सिर्फ कौन सी एसेट्स पे लगता है, क्या सारी एसेट्स पे जो हम लोन लेते हैं वो कॉस्ट में ऐड करना चाहिए क्या? नहीं, उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है, यानी कि किस तरह के एसेट्स पे मैं इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करूंगा। सो अ क्वालिफाइंग एसेट्स इज एन एसेट्स दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंड यूज और सेल। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड, क्वालिफाइंग एसेट्स इन एन एसेट दैट नेसेसरी टेक अ सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ है सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। अब सर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का क्या मतलब, तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का मतलब जो है वो ये है कि भाई देखिए आपकी जो एसेट्स है उसको तैयार होने में एक अच्छा खासा टाइम लगता हो। अभी अच्छा खासा टाइम क्या होता है सर, देखिए अच्छा खासा टाइम का मतलब ये है कि अराउंड 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के आसपास लगते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब ये आया था तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लिख के इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया, बाद में क्लियरिफिकेशन भी उन्होंने दिया है कि अराउंड 12 मंथ के आसपास। देखिए एक तो ये मान के चलिए कि जैसे आपने कोई कार खरीदी, अब इसमें आपने कार और खरीद ली, आपने कहा ये एंसिलरी वगैरह इसमें हमको लगानी है, ये सेटअप वगैरह लगाना है, उन्होंने कहा सर 15 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे। क्या 15 दिन सब्सटेंशियल टाइम पीरियड है? द आंसर इज नो, ठीक है, क्योंकि 15 दिन में तो आपकी कार आ ही जाएगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो बिल्डिंग वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपके लगभग 9 महीने या 12 महीने लगते हैं। क्या ये टाइम सब्सटेंशियल है? द आंसर इज यस। यस सर, ये हमारा टाइम पीरियड सब्सटेंशियल माना जाएगा, ठीक है। यानी कि एसेट बनने में टाइम लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एसेट्स आपने खरीदी और 10-15 दिन लग रहे हैं खाली कंप्लीट होने में, है ना। जैसे आप ट्रक वगैरह अगर आप देखते हो तो ट्रक में क्या होता है, सिर्फ इंजन वगैरह आता है, बाद में उसकी बॉडी अलग से बनती है। तो वेंडर बोलता है सर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में बॉडी बना के दे देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कैपिटलाइज कर लें, ठीक है। देखिए अगला मेरे पास है बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, यानी कि मैं किस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूं। अब इसका क्या मतलब है, क्या मैं सारी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दूं? सर द आंसर इज नो, ठीक है। अब किस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं ये हम देखते हैं। The borrowing costs that are directly attributed to the acquisition, construction or production of a qualifying assets are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying assets had not been made। देखिए ये बोल रहा है कि आपका जो खर्चा है, अगर वो, मैं दोबारा पढ़ता हूं, उसमें लिखा हुआ है that are directly attributed to the acquisition, construction and production of a qualifying assets are those borrowing costs which have been avoided if the expenditure on qualifying assets had not been made। इसके मतलब इस तरह का कोई भी खर्चा जो आपने स्पेशली एसेट्स के लिए ही किया हो, यानी कि हम उस खर्चे को रोक सकते थे, उसको हम बचा सकते थे अगर हम वो एसेट्स एक्वायर नहीं करते तो। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है द एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जो सीधा सीधा उस एसेट से जुड़ा हुआ है, वो आपको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि आप क्या करते हो, आपने एग्जांपल देखा,
मशीनरी आप खरीदते हो उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज लगाते हो, तो इंस्टॉलेशन चार्ज आप कैपिटलाइज करते हो। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज हमने इसीलिए दिया, उसका रीजन है क्योंकि हमने मशीन खरीदी। अगर हमने मशीन नहीं खरीदी होती तो हमको इंस्टॉलेशन चार्ज भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है बेटा। Now to the extent that fund are borrowed generally and used for the purpose of obtaining a qualifying assets, the amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined by applying a capitalization rate to the expenditure on the assets। अब इसका क्या मतलब है समझिए, इसका बड़ा आसान सा मीनिंग है। देखिए आपने क्या है, कोई जनरल बोरिंग ले रखे हैं, 2-3 लोन आपने ले रखे हैं और 3 लोन ले रखे हैं फॉर एग्जांपल, एक 10% पे, एक 12% पे, है ना, या एक 8% पे। अब आप हर एक लोन में से थोड़ा थोड़ा पैसा है, कुछ कुछ अमाउंट जो है वो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, बिल्डिंग पे यूज कर रहे हैं। अब सर हम 2-3 तरह के लोन यूज कर रहे हैं, अब हम कैपिटलाइजेशन किस रेट पे करें? तो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां इन्होंने नाम एस ने लिख के दिया हमको कैपिटलाइजेशन रेट, है ना। ये कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आप एक एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे और उस इंटरेस्ट रेट से आप क्या करेंगे, इसे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चन भी करेंगे बेटा आगे। चलिए, तो मेरे पास आगे लिखा हुआ है द कैपिटलाइजेशन रेट शुड बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरोइंग of the enterprises that are outstanding during the period other than borrowing made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset। विरासत का क्या मीनिंग है, देखिए समझिए। 2 तरह के लोन हो सकते हैं। आपने लिया लोन फॉर एग्जांपल, आपने बैंक ए से एक लोन लिया, स्पेशली वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए था। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने एसेट्स खरीदने के लिए बैंक ए से लोन लिया है और वो सीधा ही लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो उस लोन का तो जो भी इंटरेस्ट है ना, जो कैपिटलाइज हमको करना है वो सीधा का सीधा कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर आपने कोई लोन स्पेसिफिकली एसेट्स के लिए ही लिया था, जो एसेट्स आप बना रहे हैं, है ना, उसी में आपने उसको यूज करा है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि फिर आपका वो जो इंटरेस्ट है वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि कोई पंगा ही नहीं, एक ही लोन, एक ही एसेट्स, उस लोन पे जितना इंटरेस्ट हमने पे करा अप टू द एसेट्स इज रेडी टू यूज, तब तक का इंटरेस्ट आप एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने जनरल बोरोइंग ले रखे हैं, 3-4 अलग अलग जनरल लोन ले रखे हैं और उसका पैसा भी अगर आप एसेट्स में यूज करते हैं, तो आप लगाएंगे WACC, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The amount of borrowing cost capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing incurred during that period। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखिए जैसे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वगैरह लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने एक्चुअल इंटरेस्ट तो पे करा 1 लाख, लेकिन इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1,08,000, 1,08,000 आ रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ से, तो आप कैपिटलाइज 1 लाख ही करना। तो ये आपसे यही बोल रहा है कि जो आपने एक्चुअल अमाउंट इंटरेस्ट का एक्सपेंड किया है उतना ही आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, द फाइनेंस अरेंजमेंट फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट्स मे रिजल्ट enterprises obtaining during a borrowing fund incurred associate borrowing cost before some and all the fund are used for expenditure on the qualifying assets। ठीक है, in such circumstances fund are often temporarily invested pending their expenditure on the qualifying assets। In determining the amount of borrowing cost eligible for capitalization during a period, any income earned on temporary investment of those borrowing deducted from the borrowing cost। क्या मतलब है, चलिए यही बताते हैं। मतलब तो बड़ा आसान है। मतलब क्या है, मतलब ये है, आपने क्या करा साहब, आपको मकान लेना था, है ना, तो आपने क्या करा, 50 लाख का फंड बैंक से सेंक्शन भी करा लिया, है ना, बैंक से सेंक्शन करा दिया और 50 लाख रुपए लोन भी आपने ले लिया। ठीक है, और सब कुछ कंप्लीट, है ना। अब फॉर एग्जांपल आप पंडित जी मकान लेना है, पैसे से मैंने ले लिए कंप्लीट। पंडित जी ने कहा बेटा अभी तो तेरा राहु चल रहा है, अभी तेरे को मकान नहीं लेना है, रुक जा, 6 महीने बाद लेना। अब क्या करें, बैंक से तो लोन आ गया 6 महीने का, अब बैंक से तो लोन आ गया 6 महीने का और ये पंडित जी तो मना कर रहे हैं कि भाई अभी आपको जैसे नई बिल्डिंग माननी है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि मकान पर्सनल हो जाएगा, तो भाई फैक्ट्री बिल्डिंग आपको लगानी है। पंडित जी ने कहा रुको 6 महीने बाद काम चालू करना, 6 महीने बाद लेना, लोन तो आप आज ही लेके बैठ गए, अब क्या करें। अब क्या करें, आपने क्या करा, वो जो फंड आपके पास आता है आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया कि ठीक है अब चलो बैंक एफडी में लगा दो या कहीं और लगा दो, कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये लाइन यही बोल रही है
कि फॉर एग्जांपल आपका 6 महीने का इंटरेस्ट बैठता है 2 लाख रुपए और आपने जो इन्वेस्टमेंट की वहां से आपकी इनकम आई 1,50,000, तो आपने तो इंटरेस्ट कितना पे किया बैंक को 2 लाख और इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको इनकम कितनी है 1,50,000। तो बोल रहा है कि 2 लाख रुपए में से आप उस 1,50,000 को माइनस कर देंगे, नेट बोरिंग कॉस्ट बचेगी 50,000 रुपीज। ठीक है, ये मतलब है इसका। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि कौन सी डेट से इंटरेस्ट लेना हम चालू करें जिसको हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। भाई कब से चालू करें? The capitalization of borrowing cost as a part of the cost of a qualifying asset should be commenced when all the following conditions are satisfied। all लिखा हुआ है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। कौन कौन सी है? Expenditure for acquisition, construction, production of a qualifying assets is being incurred। तो एक तो आपने क्या कर दिया हो, एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए खर्चा कर दिया हो, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, expenditure on qualifying assets include all such expenditure that has resulted in payment of cash, transfer of other assets or the assumption of interest bearing liability। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटी का मतलब आपने एसेट्स खरीदी, बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी हो गया आपका, तो वो आपने दे दिया। तो इस तरह का देखिए जो भी आपका एक्सपेंस हमारे पास है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी तो कि भाई सारे खर्चे हमने कर दिए। तो खर्चे कैसे? आपने कैश में दे दिया हो, काइंड में दे दिया हो, या आपने डिबेंचर इशू कर दिए, तो माना जाता है कि हाँ भाई हमने एसेट्स के लिए खर्चा कर दिया है। चलिए फिर नंबर 2 है एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, ग्रांट रिसीव इन कनेक्शन विद द एसेट्स। भाई आप जो एसेट्स वगैरह बना रहे हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अगर जैसे ग्रांट वगैरह मिल गई है, क्योंकि नॉर्मली ग्रांट जब मिल जाती है मतलब आप एलिजिबल। हालांकि देखिए गवर्नमेंट ग्रांट में एक चीज क्लियर है, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दैट मियर रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सो मियर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज द नॉट द एविडेंस, इट्स नॉट एन कंफर्म एविडेंस दैट वी आर एलिजिबल फॉर ग्रांट। वहां ये लिखा हुआ है कि ग्रांट अगर आपको मिल गई तो आप ये मत मानो कि आप एलिजिबल हो ही सी। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है अगर हमें कोई पेमेंट वगैरह मिल गया है, कुछ एडवांस वगैरह मिल गया है, तो इस बात का कहीं ना कहीं एविडेंस है कि हम काम करने जा रहे हैं, एसेट्स बनाने जा रहे हैं। द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज, ये क्या लिखा हुआ है? The average carrying amount of asset during a period, including borrowing cost previously capitalized, is normally a reasonable approximate expenditure to which the capitalization rate is applied in that period। तो बोल रहा है देखिए कि आपने जो अमाउंट बेसिकली कैपिटलाइज किया है उसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो कैपिटलाइजेशन रेट थी उससे जो अमाउंट आ रहा है उसके पास का ही होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला मेरे पास है बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड भी है। एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इट्स इंटेंड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। देखिए मीनिंग आप समझिए। तीसरे पॉइंट पे आ गया मैं आपको बताऊं। पहला पॉइंट तो क्या था, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई हमारा कमेंसमेंट कब से चालू होगा, यानी कि कब से हम इंटरेस्ट ऐड करने लगेंगे। तो उसमें पहला था कि भाई आपने एक्सपेंडिचर कर दिया हो, दूसरा हो बोरोइंग कॉस्ट आर बीन इनकर्ड, यानी कि आपने इंटरेस्ट पे ऑफ करे हो, इनकर्ड की हो। नंबर 3, एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर इंटेंड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, यानी कि हम एसेट्स को काम मिलना चाहते हैं और इसके लिए जो नेसेसरी खर्चे हैं वो हम कर चुके हैं और हमारा इंटेंट दिख रहा है कि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। नाउ the activity that are necessary to prepare the assets for its intended use or sale encompass more than the physical construction of assets. Now they include technical and admin work prior to the commencement। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। आपको पहले आपके जो सिटी का बेसिकली जो ऑथेंटिक होते हैं उन ऑथेंटिक से पहले क्या करना पड़ता है, उनके लिए ऑथेंटिक के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना, जो भी नगर निगम वगैरह या हमारा होता है, तो वहां से हमको परमिशन, तो इस तरह के काम हमने कर लिए हैं, परमिशन वगैरह ले ली है ना। एडमिन वर्क या टेक्निकल को ही चेक कराना है तो बिल्कुल हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं। However, such activity exclude the holding of an assets
व्हेन नो, इसमें लिखा हाउएवर सच एक्टिविटी एक्सक्लूड होल्डिंग ऑफ एन एसेट्स व्हेन नो प्रोडक्शन और नो डेवलपमेंट दैट चेंज द एसेट्स कंडीशन इज टेकिंग प्लेस। देखिए आप समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें नीचे की लाइन में दोबारा पढ़ा, हाउएवर सच एक्टिविटी एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करना है, होल्डिंग ऑफ एन एसेट्स व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंज द एसेट्स कंडीशन इन टेकिंग प्लेस। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि वो टाइम पीरियड हम हटा देते हैं जिस टाइम पीरियड में आपका एसेट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इस तरह का आप काम कोई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपका कोई परमिशन वगैरह आप लेने जाने वाले थे, तो गवर्नमेंट ने बोला 3 महीने तक अभी कोई परमिशन नहीं देंगे, 3 महीने बाद ना, तो 3 महीने का काम आपका बंद रहा, तो 3 महीने का वो जो इंटरेस्ट है जो कि काम बंद है, तो फिर उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट है हमारा सस्पेंशन ऑफ कैपिटल। देखिए सस्पेंशन ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट जो है ना, उस इंटरेस्ट को एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ना बंद कर देते हैं और उसको P&L मिल जाते हैं। तो सर सस्पेंशन कब करना है और कब नहीं करना है, समझे आप। देखिए अगर आपका काम डिले हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपका जो काम है वो अगर डिले हो जाता है, उसमें कुछ इंटरप्शन आ जाता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इंटरप्शन नॉर्मल ही है। अगर वो इंटरप्शन नॉर्मल है, अगर वो इंटरप्शन नॉर्मल है तो फिर ये ध्यान रखिए कि हम एसेट्स की कॉस्ट में ही इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे, यानी कि हमारा कैपिटलाइजेशन चालू रहेगा, सस्पेंस नहीं होगा। सस्पेंस सिर्फ तभी होता है जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, तो ये काम सस्पेंड होगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है बोरोइंग कॉस्ट मे बी इनकर्ड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इन विच द एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर एन एसेट्स फॉर इंटेंड यूज और सेल आर इंटरप्टेड, काम रुक गया आपका। सच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पार्शियली कंप्लीटेड एसेट्स एंड डू नॉट क्वालिफाइड फॉर कैपिटलाइजेशन। देखिए बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप भी मान के चलिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हैं, बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं लोगों के रहने के लिए, तो आप क्या एक बड़ी अच्छी फ्लैट बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसे आपने काम वाम चालू किया तो देखिए तो क्या है, संसार का नियम है कि जैसे ही आप तरक्की करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो लोग आपको खींचने के लिए नीचे आ जाएंगे बार बार। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपका जो नेबर है, जो पड़ोसी है, उसने आपकी कंप्लेंट कर दी कोर्ट में जाके, उसने कहा काम बंद कराओ, ये बहुत मेरे लिए इंटरप्शन हो रहा है और मुझे मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। कोर्ट ने स्टे भी दे दिया उसको, काम बंद हो गया, केस चला 6 महीने तक। उसके बाद आप केस जीत गए और आपका मकान का काम वापस चालू हो गया। तो सर अब आप ये देखिए कि ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, क्या ये 6 महीने का, क्योंकि एक्सटेंड हो गया ना आपका टाइम पीरियड, 6 महीने का हम आगे बढ़ेगा, सर 6 महीने का जो इंटरेस्ट है क्या मुझे एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? द आंसर इज नो। आपको ये एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो काम बंद हुआ है, जो सस्पेंड हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल रीजन। तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कभी काम बंद होता है तो फिर वो इंटरेस्ट बेसिकली हमारा P&L में जाता है, वो एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। ठीक है, आगे मेरे पास एक कैपिटलाइजेशन और बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली सस्पेंड। हाँ सही बात है, नॉर्मली सस्पेंड होता भी नहीं है ना। अ पीरियड व्हेन सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिशन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। देखिए समझिए आप, फॉर एग्जांपल वही फ्लैट आपके बन रहे हैं, परमिशन लेने गए आप लोकल अथॉरिटी के पास में, उन्होंने कहा सर पहले हम आपको G+2 यानी कि ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर की परमिशन देते हैं, पहले आप ये तो बना के दिखाओ ये बन रहा है नहीं बन रहा है तुमसे, उसके बाद हम आपको आगे की परमिशन देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, हमने G+2 बना दिया, हम गए अथॉरिटी के पास, हमने कहा सर आगे की परमिशन, उसने कहा सर हमारी टीम आएगी, वो बिल्कुल सर्वे करके परमिशन दे जाएगी। टीम आई, सर्वे हुआ, परमिशन आपको दी गई, लेकिन इस सब काम में 45 दिन लग गए, 45 डेज लग गए, भाई काम बंद रहा। सर ये 45 डेज का जो इंटरेस्ट है, क्या ये इंटरेस्ट एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है? तो आप समझिए ये जो लोकल अथॉरिटी का रूल है, ये क्या इन्होंने सिर्फ आपके लिए बनाया था क्या? नहीं सर, ये तो सबके लिए बनाया था। क्योंकि ये रूल सबके लिए बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है, और ये 1.5 महीने जो काम आपको रुकना पड़ा, अगर और कोई बनाता तो उसको भी काम रुकना पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रीजन है जिसकी वजह से हमारा काम रुका है। तो इस टाइम पीरियड के इंटरेस्ट को हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ना कि P&L में ले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिए, अगर जो काम का सस्पेंशन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रीजन, नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है तो सस्पेंशन नहीं करेंगे, एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है तो सस्पेंशन करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन अ टेम्पररी डिले
is necessary part of the process of getting an assets ready for its intended use और सेल। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए कि अगर कभी जो ये सस्पेंड करना है काम को, है ना, काम को रोकना है जो, वो टेम्परेरी है एक्चुअल में, और ये आपके लिए नेसेसरी पार्ट होता है। जैसे देखिए फॉर मैं एग्जांपल बताऊं हमको, राइस कंपनीज क्या करती हैं कि जिस साल वो राइस खरीदते हैं उसी साल उसको सेल नहीं करते, उसको 2 साल के लिए स्टोरेज में रखते हैं। 2 साल स्टोरेज रखने के बाद में वो लोग उसको सेल करते हैं। अभी जो 2 साल के लिए टाइम पीरियड है, ये सभी कंपनीज करती है, ये जरूरी है ना, इट इज नेसेसरी। तो इस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो एसेट्स की कॉस्ट में जाएगा, ना कि P&L में। ठीक है, For example, capitalization continuation during the extended period needed for inventory to mature or to extended period which high water level delay construction of a bridge if such high water level are common during the construction period in a geographical region involved। देखिए क्या बोल रहा है, इसका एग्जांपल आप समझिए। आपको फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट सिटीज हैं, सिटी ए और सिटी बी, उनके बीच में आपको एक बेसिकली एक पुल बनाना है। अब वो पुल बनाया, आपने काम चालू किया, अप्रैल मई जून आपने काम किया, और उस सीजन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वहां ऐसा आता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज्यादा बरसात होती है, वाटर लेवल इतना ऊपर रहता है कि आप काम कर ही नहीं पाओगे। ये आपको पहले ही पता था, कॉमनली था। ऐसा ही हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने आपने काम किया ही नहीं, तो काम बंद रहा। तो बेटा इस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है, क्या वो एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा सर, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये हमको पहले से ही पता था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कि परमानेंट बंद करना इंटरेस्ट को। देखो सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट जोड़ना आपने बंद तो किया, लेकिन टेम्परेरी वापस इंटरेस्ट ऐड करना चालू करेंगे। सेसेशन का मतलब होता है कि अब हम इंटरेस्ट को कभी भी एसेट्स की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, अब वो हमेशा कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। चलिए जी, तो जब एसेट्स आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तब होता है। So capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activity necessary to prepare for the qualifying assets for intended use and sale are completed, है ना। तो जब वो assets आपका ready to use हो जाए या saleable condition में आ जाए, बस उसके बाद का interest आप P&L में ले जाएंगे। When the construction of a qualifying asset is completed in parts and a part is capable of being used while construction continue for the other part, capitalization of borrowing cost in relation to a part cease when substantially all the activity necessary to prepare that part for intended use sale are complete। देखिए क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़ी कॉलोनी हम बना रहे हैं और उसमें 4 अलग अलग बिल्डिंग हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ये फर्स्ट बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इनका काम अभी बाकी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ, ए कंप्लीट हो गया, ए के फ्लैट पूरे हमारे बन चुके हैं और बिल्कुल इंटेंट टू यूज कंप्लीट है। तो ए पर जितना आपका कैपिटलाइजेशन हो रहा था, जो भी बोरिंग कॉस्ट आ रही थी, अब वो ए की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन बी सी डी यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका तो काम बाकी है ना, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो अभी भी कॉस्ट में ऐड होता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ, बिजनेस पार्क कंप्राइज सेवरल बिल्डिंग, यही मान लो आप एग्जाम्पल, ईच ऑफ विच कैन बी यूज इंडिविजुअली in an example of qualifying assets for which each part is capable of being used while construction continue in the other part। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल है। चलिए डिस्क्लोजर क्या देना होता है सर? द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरिंग कॉस्ट, यानी कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आप डिस्क्लोज करेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि आपने कितना अमाउंट कैपिटलाइज किया है। ठीक है, तो जितना अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया है उतना अमाउंट आपको बताना पड़ेगा कि हमने इस साल इतना अमाउंट कैपिटलाइज किया है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, थियोरेटिकल पार्ट जो हमने आज इसका कंप्लीट किया AS 16 का। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।